देख लेते हैं अपन ताम्रपत्र। ताम्रपत्र जो है एक्चुअली दान और अनुदान के समय जो है भूमि अनुदान, जैसे मुख्यतः भूमि अनुदान के समय, और किसी को ब्राह्मण या किसी चारण या और किसी सैनिक को दान दक्षिणा देते हुए एक जो भी राजकीय आदेश होता था उसको एक तांबे के पत्थर पे खुदवाकर उस संबंधित व्यक्ति को दे दिया जाता था। जैसे आज कल पट्टा देते हैं वैसे उस समय ताम्रपत्र दे देते थे। ठीक है, तो उस समय की धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में भी जो है जानकारी अपने को इन ताम्रपत्रों से मिलती है। जैसे ये मुख्य कुछ ताम्रपत्र है, ये एक इतिहास की अच्छी पुस्तक में दिए थे हिंदी ग्रंथ अकादमी के, तो वो अपन देख लेते हैं। आहड़ का ताम्रपत्र, ये सोलंकियों के बारे में इससे जानकारी मिलती है। मूल राज से भीमदेव द्वितीय। एक्चुअली राजस्थान की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भीमदेव सेकंड के समय जो है वो मेवाड़ का जो इलाका था वो गुजरात के सोलंकियों के अधीन था, और यहाँ के जो शासक थे उस समय सोलंकियों के सामंतों के से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। उसी प्रकार जैसे खेरोदा का ताम्रपत्र है, तो एकलिंगजी में कुंभा के दान का, एकलिंगजी क्षेत्र में राणा कुंभा जो थे उनके दान का इसमें जिक्र है, और इसमें जो भूमि दान दी हो गई या खेती की जो भूमि दान दी गई हो गई, तो उसके आसपास के क्षेत्रों का, मार्गों का और धार्मिक व्यवस्थाओं का, तत्कालीन कौन सी मुद्रा चलती थी उसका जो है अपने को इसमें विवरण मिलता है। ठीक है, चोकली ताम्रपत्र से किसानों से कौन कौन सी लागबाग वसूली जाती थी उसकी जानकारी हमको इससे चोकली ताम्रपत्र से मिलती है। और जो ये पूर्व का ताम्रपत्र है, हाड़ी रानी कर्मावती ने जोहर करने से पूर्व जो भूमि अनुदान दिया था उसकी जानकारी अपने को इससे मिलती है, कर्मावती। ठीक है, इस प्रकार ये ताम्रपत्र है और इनका सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन जानने में बड़ा महत्वपूर्ण, खास तौर पे जो है जो व्यक्ति या जो राजा ताम्रपत्र देता था वो अपने वंश का जिक्र उस ताम्रपत्र में किया करता था कि ये जो राजा है ये इस फलाने वंश का है, इसके पिता ये थे और आज जो है ये इस व्यक्ति को ये जो भूमि है ये दान में दे रहा है। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं सिक्के। पिछले भाग में हमने शिलालेखों को देखा, फिर फारसी अभिलेखों को देखा, और इस वाले में हम सिक्के देख लेते हैं। ठीक है ना, तो राजस्थान में जो प्रमुख सिक्के प्राप्त हुए हैं इनको हम कुछ भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो काल जिसके सिक्के प्राप्त हुए हैं वो मौर्यकालीन, उस काल की आहत मुद्राएं जो है वो प्राप्त हुई है। ठीक है ना, ये आहत मुद्राएं कैसी थी? ये इस प्रकार की आहत मुद्राएं थी। ये जो है मुख्यतः चांदी की हुआ करती थी। ठीक है ना, और 5 प्रकार के चिन्ह इस पे होते थे। आहत मुद्राओं के बारे में विस्तार में हमने जो भारत का इतिहास है उसमें पढ़ा था, उसके स्रोतों में, तो हम वहाँ से इसको देख सकते हैं। मछली, पेड़, अर्धचंद्र, हाथी, वो सारी चीज़ें हम वहाँ से देख सकते हैं। तो आहत मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई है रेड, टोंक से। ठीक है ना, बहुत बड़ी मात्रा में ये प्राप्त हुई। लगभग 3075 चांदी की पंचमार्क सिक्के जो मौर्यकालीन माने जाते हैं वो जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं गुप्तकालीन सिक्के। गुप्तकाल में चांदी, सोना, तांबा और मिश्र धातु के सिक्के प्रचलित हो चुके थे। तो ये जो है बयाना से हमको लगभग ये
1900 के आसपास जो है संख्या में गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त होते हैं। इनमें हमको समुद्रगुप्त के और चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य के और काचगुप्त के, ठीक है, ये सिक्के हमको प्राप्त होते हैं बयाना से, ठीक है ना। और समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं वो ध्वज शैली के प्राप्त होते हैं हमको, जिसमें ये खड़ा है, बंद गले का कोट है और हाथ में एक ध्वज पकड़ा हुआ है। एक्चुअली समुद्रगुप्त ने जो ये शैली है या गुप्तों ने ये शैली है, ये ली है इन्होंने कुषाण शासकों से, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं विभिन्न गणों के सिक्के। इसमें जो है मुख्य रूप से हमको मिलते हैं मालव गण के सिक्के और योधेय गणों के सिक्के। मालव गण के सिक्के जो प्राप्त हुए हैं उस पे लिखा हुआ मिलता है मालवा नाम जय, ठीक है ना। तो ये हमने देख लिए। अब हम कुछ और प्रकार के सिक्के के बारे में देख लेते हैं। 10वीं और 11वीं शताब्दी में एक विशिष्ट प्रकार सिक्कों का पाया जाता था, जिसको जो है इतिहासकारों ने नाम दिया है गधिया सिक्के। ये नाम दिया गधिया सिक्के। ये है 10वीं और 11वीं शताब्दी में। एक्चुअली जो है सिक्कों के अग्रभाग पे जो मूर्ति बनी हुई थी, क्योंकि छापाखाने तो उस समय हुआ नहीं करते थे, ठोक के और छाप लगा के ही सिक्कों का निर्माण होता था सांचे में डाल के। तो वो जो मूर्ति है उसका मुंह गधे जैसा हो जाता था, तो इसलिए उसे गधिया सिक्कों के नाम से जाना जाता है। तो मुख्य रूप से ये जो सिक्के किस कालखंड में मिलते हैं हमको 10वीं से 11वीं शताब्दी में, ठीक है। चले आगे। अब और दूसरे प्रकार के देख लेते हैं। अच्छा, ये देखें अपन 1893 में एक वेब नाम के जो इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपुताना, ठीक है ना। अच्छा, ये सिक्का है एक मुरंडा, ये है कुषाणकालीन सिक्का और ये पाया गया है बेराट में, ठीक है। आदिवराह नाम के जो सिक्के हैं वो गुर्जर प्रतिहार वंशों के हैं। इनमें वराह, आदिवराह, ठीक है, ये नाम अगर कहीं आ जाए तो गुर्जर प्रतिहारों के सिक्के हैं। द्रम, विशोपंक और रूपक और दिनार, ये जो है चौहानों के सिक्के माने जाते हैं। चौहान वंश में एक सिक्का और मिला है तो अजमेर से, उसमें एक तरफ तो मोहम्मद शाम लिखा हुआ है और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान का नाम है। इससे अपने को ये ध्यान में आता है कि पृथ्वीराज चौहान के सिक्कों को शायद जो है मोहम्मद घोरी ने वापस जो है ढलवाया होगा अपनी मोहर लगवा के। तो ये जो है उसका चौहानों पे आधिपत्य का भी सूचक है। अच्छा, एक शैली है फदिया शैली, ये अपने को ध्यान में ये रखनी है। फदिया शैली के सिक्के वो है, ये एक स्वतंत्र शैली है राजपूताना की, ठीक है। तो चौहानों के बाद से लेके 15वीं शताब्दी के बीच तक जो भी सिक्के मिलते हैं वो उसको कहा गया है फदिया शैली के, ठीक है ना। इसके बाद हम देख लें मेवाड़ के प्रमुख सिक्के स्वरूपशाही, चांदोड़ी, ढिंगाल और एक सिक्का जो है ये मुगलिया सिक्का है 1 रुपए का, उसको कहा एलची, ठीक है। जोधपुर के इसी तरह विजयशाही, भीमशाही, गजशाही और लल्लूशाही, ठीक है ना। बीकानेर के आलमशाही और जयपुर में जो है एक चांदी का सिक्का था झाड़शाही। इसको झाड़शाही इसलिए कहते थे कि 6 टहनियों वाला एक पौधा जो है उसके पीछे झाड़ जैसा बना हुआ होता था सिक्के के, इस वजह से इन सिक्कों को झाड़शाही कहते थे। ये होता था चांदी का सिक्का, ठीक है ना। इसके बाद ब्रिटिश लोगों के आने के बाद जो है ये 1 रुपया कलदार का प्रचलन आ गया और सारे सिक्के जो है अब ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के द्वारा ही डाले जाते थे। इन सिक्कों के अलावा कुछ रियासतों के और उनके प्रमुख सिक्के और हैं, तो वो मैं इसके बाद जो है एक
स्क्रीनशॉट यहाँ डाल दूंगा, तो उसको जो है आप एक बार पॉज करके और पढ़ लें। ठीक है, तो ये अपना सिक्के का खत्म हो गया। चलें आगे साहित्य की ओर।